गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं वीरेंद्र कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल वीरेंद्राज क्लासेस में। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज इस क्लास में हम क्या समझते हैं। आज हम जानते हैं एसएससी जीडी के बारे में, यानी कि एसएससी जीडी की वैकेंसी जो पिछले 3-4 दिन पहले बढ़कर लगभग 2 गुना हो चुकी हैं। उस एग्ज़ाम को क्लियर करने की क्या स्ट्रेटजी हो जब हमारे पास समय बहुत ज़्यादा ना हो, लगभग 40 से 42 दिन हमारे पास बचे हों, तो किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने की, उसमें फाइनल सिलेक्शन करने की क्या हो रणनीति, जिससे हमारे जो है तर्कस के बाण अचूक ना हो। तो आइए पहले हम समझते हैं एसएससी जीडी के बारे में एक जनरल सी बेसिक सी जानकारी जो आपको लगभग सभी को पता है। तो एसएससी जीडी के अंदर जो वैकेंसी निकली हुई है, शुरू में आप देखें जो नोटिफिकेशन आया था वो 24,369 वैकेंसी का आया था, जो बढ़कर हो चुकी है लगभग 2 गुना, यानी कि 45,284 वैकेंसी हो चुकी हैं। जितनी भी टोटल वैकेंसी होती हैं उसका 10% जो है इसमें एक्स सर्विसमैन का कोटा होता है। लेकिन बच्चों ध्यान से सुनना, अगर 10% जो एक्स सर्विसमैन में योग्य व्यक्ति नहीं होते हैं, यानी कि उसमें जो है मिनिमम क्राइटेरिया को पार करने वाले 10% एक्स सर्विसमैन नहीं मिलते हैं, तो उनकी बाकी की वैकेंसी जो है जनरल कैंडिडेट्स के द्वारा भर दी जाती है। तो देखिए एसएससी जीडी की जो एप्लीकेशन शुरू हुई थी, एप्लीकेशन का मतलब फॉर्म भरना जो स्टार्ट हुआ था वो 27 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट हुआ था, 27 अक्टूबर 2022 से। और लास्ट डेट जो थी, लास्ट डेट यानी कि रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने की क्या लास्ट डेट थी, तो 30 नवंबर। 30 नवंबर का मतलब आज का दिन एसएससी का फॉर्म फिल करने का, जीडी का रजिस्ट्रेशन कराने का लास्ट तारीख है। तो जो बच्चे रह रहे हैं वो इसका फॉर्म फिल कर दें। 30 नवंबर लास्ट डेट है। और अगर एग्जाम फी पे करने की लास्ट डेट देखें तो 1 दिसंबर इसकी लास्ट डेट होगी फी पे करने की। अब फी के बारे में देख लेते हैं। अगर जनरल कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के बारे में देखें तो उनकी फीस होगी 100 रुपीज, यानी कि 100 रुपये उनकी फीस होगी। अगर एससी एसटी कैंडिडेट की बात करें तो उनकी कोई फीस नहीं होगी, यानी कि उनका चार्ज होगा 0 रुपीज। फीमेल, अब सवाल उठता है कि फीमेल किस कैटेगरी की, तो यहां ध्यान से दीजिएगा, सभी कैटेगरी की, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, सभी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट के लिए भी कोई फीस, कोई शुल्क नहीं लगेगा, यहां भी जो है 0 होगा। अगर हम बात करें कि मिनिमम एज, यानी कि एसएससी जीडी में अप्लाई करने की मिनिमम एज क्या है, तो 18 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। अब 18 वर्ष कब कंप्लीट होनी चाहिए, तो 1 जनवरी 2023 को फॉर्म फिल करने वाले कैंडिडेट की मिनिमम एज 18 ईयर होनी चाहिए। और मिनिमम एज में किसी भी तरह का एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। एज रिलैक्सेशन यानी कि आयु में जो छूट मिलती है वो ऊपरी सीमा में मिलती है। तो देखते हैं कि मैक्सिमम एज क्या है, तो मैक्सिमम एज है 23 वर्ष। मैक्सिमम एज 23 वर्ष। इसमें भारत सरकार की यानी कि केंद्र सरकार की छूट नियम के अनुसार जो है इसमें छूट मिलती है। तो अगर मैं यहाँ बात करूं कि एक तो यहाँ इस साल सबसे बड़ा बदलाव ये है कि कोविड महामारी को देखते हुए सभी कैटेगरी के कैंडिडेट को 3 ईयर की छूट दी गई है, यानी कि 3 वर्ष की। अब अगर मैं बात करूं तो जनरल कैंडिडेट 23 और 3 26 वर्ष तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद मैं देखूं छूट, एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट मिलती है। 5 वर्ष का मतलब है 23 वर्ष मैक्सिमम एज प्लस 5 वर्ष की छूट मिली एससी एसटी कोटे से 28, और 3 साल की छूट मिली कोविड के कारण, यानी कि वो 31 ईयर तक फॉर्म फिल कर सकता है एसएससी जीडी का। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी को 3 वर्ष की छूट मिलती है। इस तरह देखें तो 23 वर्ष प्लस ओबीसी कोटे के 3 वर्ष और प्लस 3 कोविड, यानी कि 29 ईयर तक वो फॉर्म फिल कर सकता है। इसके बाद देखें तो एग्जाम डेट आपकी डिक्लेयर हो चुकी है। एग्जाम डेट अगर मैं बात करूं तो 10 जनवरी से 14 फरवरी 2023 के बीच में आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं।
इसका मतलब हुआ कि रोज लगभग जो है सारे के सारे दिन 3 शिफ्ट में पेपर होंगे 10 जनवरी से 24 फरवरी 2023 के बीच में। तो आइए बच्चों देखते हैं हम जो टोटल वैकेंसी बढ़कर हो गई है 45,284, आखिर उनमें बीएसएफ में कितनी वैकेंसी हो गई है। तो बीएसएफ में अगर मैं बात करूं, जो एसएससी जीडी है, जीडी का मतलब होता है जनरल ड्यूटी, और ये जो वैकेंसी होती है ना, ये बीएसएफ हुआ, सीआईएसएफ हुआ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एसएसएफ। ये एसएसएफ आप देखोगे सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स, जो सबसे ज्यादा मेरिट लगती है और सबसे चहेती पोस्ट आप कहें तो एसएसएफ हो गई है। और एनसीबी नारकोटिक्स में, तो ये मैं बात करूं, इन सारी पोस्ट को बोलते हैं CAPFS। इसका मतलब हो गया सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, यानी कि केंद्रीय सरकार की एक तरह से पुलिस होती है, यानी कि केंद्रीय सरकार की इन पुलिस में कांस्टेबल या आरक्षी के पद पर जो भर्ती होती है उसी को हम बोलते हैं एसएससी जीडी, यानी कि इस भर्ती का नाम है जीडी जनरल ड्यूटी। इसे कंडक्ट कराने वाला जो बोर्ड है, ये कमीशन है, उसका नाम है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अब वैकेंसी हो गई है 45,284, जिसमें बीएसएफ की मैं बात करूं तो मेल कैंडिडेट यानी कि पुरुष के लिए 17,650, महिलाओं के लिए 3,115, टोटल हो गई है 20,765। बीएसएफ की वैकेंसी टोटल का लगभग जो है आधा है, लगभग 45-47% के आसपास जो है अकेले बीएसएफ। इसके बाद इसी तरह से आप देखेंगे सीआईएसएफ की वैकेंसी, ये पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए, और टोटल जो है 5,914। उसी तरह से आप सीआरपीएफ में देखें, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, 10,589 जो है बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए 580, यानी कि टोटल हो गई 11,169। एसएसबी के बाद देखें, एसएसबी होता है सीमा सशस्त्र बल, यानी कि ये बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए, टोटल हो गई 2,167। आईटीबीपी देखें, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, तो हम देखें बॉयज के लिए 1,519 वैकेंसी है, गर्ल्स के लिए 268 वैकेंसी है, तो टोटल वैकेंसी बनती है 1,787। इसी तरह एआर देखें, असम राइफल्स, असम राइफल्स में मेल कैंडिडेट 3,153, गर्ल्स की कोई वैकेंसी नहीं, 3,153 टोटल वैकेंसी। सबसे हॉट पोस्ट आप कहें या सबसे ज्यादा बच्चों की जो चहेती पोस्ट है, जिसमें हर बच्चा आज के समय में सिलेक्शन चाहता है, एसएसएफ सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि सचिवालयों की सुरक्षा के लिए जो बल चाहिए, उसमें आप देखेंगे मेल की कैंडिडेट जो है 116 चाहिए, गर्ल्स जो है 38, यानी कि टोटल 154। एनसीबी आप देखें तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक्स का मतलब आप समझते हो ड्रग्स से रिलेटेड होता है, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में 175 वैकेंसी है। इस तरह आप देखें टोटल 45,284 वैकेंसी है। तो आप जानते हैं इस एग्जाम की क्या पैटर्न होगा और उस एग्जाम की स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, जिससे हम कम समय में बेहतर मार्क्स गेन कर सके। तो आइए अब देखते हैं एसएससी का जीडी एग्जाम का पैटर्न क्या है। इस बार आपको ध्यान देने की जरूरत है कि अब तक जो यानी कि 2021 तक जो एग्जाम पैटर्न था वो लगभग 100 क्वेश्चन आते थे हर सेक्शन से, यानी कि मैथ से 25, रीजनिंग से 25, सामान्य हिंदी से 25, वो हिंदी कर लीजिए कोई या इंग्लिश कर लीजिए, 25-25 क्वेश्चन दोनों के मिलेंगे, और जीके के क्वेश्चन 25, यानी कि 100 क्वेश्चन आते थे। और 100 क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो लगभग जो है 19 मिनट में, 19 नहीं 90 मिनट, 90 मिनट में, यानी कि 1.5 आवर्स में करने होते थे। लेकिन इस बार एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है। तो क्या चेंज हुआ है? इस बार टोटल क्वेश्चन होंगे 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चंस, और हर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का हर क्वेश्चन होगा, यानी कि टोटल जो एग्जाम होगा वो 160 मार्क्स का होगा, 160 मार्क्स, और 160 मार्क्स का होगा, और टाइम जो ड्यूरेशन होगी वो हमें करना होगा 60 मिनट में। 60 मिनट में इस बार क्वेश्चन होगा, यानी कि एक क्वेश्चन के हिस्से में 1 मिनट भी नहीं आती। तो इस बार जो है एग्जाम टफ होने वाला है टाइम की ड्यूरेशन को देखते हुए। और लगभग आपको पता है कि आज लास्ट डेट है, लगभग 1 करोड़ फॉर्म भरे जा चुके हैं, और 1 करोड़ में से जो सिलेक्शन होना है फाइनल 45,284 बच्चों का। तो आइए इसमें क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले हम देखें तो आप कह सकते हो
GI एंड R। इसका मतलब क्या हो गया? जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो आप खाली से कह सकते हो कि रीजनिंग आएगी। क्या आएगी? रीजनिंग। रीजनिंग के जो है कितने क्वेश्चन आएंगे? तो 20 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का मतलब होता है प्रारंभिक गणित। प्रारंभिक गणित का मतलब है 10वीं के लेवल का, क्योंकि एसएससी जीडी की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है वो भी 10th पास ही होती है। तो अगर मैं गणित की बात करूं तो गणित के क्वेश्चन आएंगे 20 क्वेश्चन। गणित के क्वेश्चन आएंगे 20 क्वेश्चन। इसके बाद अगर मैं बात करूं, आप जीए कह लीजिए उसे, आप उसे जो है जीके कह लीजिए, या आप उसे जीएस कह लीजिए, इसके क्वेश्चन आएंगे 20 क्वेश्चन। जीए का मतलब जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता, जीके का मतलब जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, और जीएस का मतलब जनरल स्टडीज, यानी कि 20 क्वेश्चन। सामान्य हिंदी की बात करें, या तो आप हिंदी कर लीजिए या आप अंग्रेजी कर लीजिए, इंग्लिश, किसी भी सेक्शन को कर लीजिए। आपको जो है यहाँ भी 20 क्वेश्चन करने होंगे। 20 क्वेश्चन यानी कि टोटल 80 क्वेश्चन 60 मिनट में करने होंगे, और मार्क्स टोटल होंगे 160 मार्क्स। ये आपके एग्जाम का पैटर्न होगा। अगर मैं यहाँ बात करूं कि क्या नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग होने वाली है 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। 1/4 नेगेटिव मार्किंग का मतलब आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आधा मार्क्स जो है आपका कम हो जाएगा। इसका मतलब हुआ एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब है 2 क्वेश्चन तो वो अपने ले गया, प्लस आधा मार्क्स जो है नेगेटिव का भी ले गया। यानी कि एक क्वेश्चन गलत करने का मतलब है 2.5 मार्क्स। 2.5 मार्क्स आप जो है माइनस हो गए। ठीक, अभी थोड़ी देर में हम इसकी स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे कि आखिर जो है एग्जाम को लगभग 40 से 42 दिन में क्लियर करने की क्या पॉलिसी होनी चाहिए, इस बात को हम देखते हैं। रिटन एग्जाम जो होगा, जो आप एग्जाम दे रहे हो रिटन एग्जाम, इसके बाद एक मेरिट लगेगी। रिटन एग्जाम के बाद एक मेरिट लगेगी, और जो उस मेरिट के अंदर होंगे, उन बच्चों का होगा पीईटी। अब ये पीईटी यूपी ट्रिपल एससी वाला पैट नहीं है, पिरली मरली एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं है। इसका मतलब होता है, अगर मैं बात करूं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। पीईटी का मतलब है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अब इसमें क्या होने वाला है? इसमें होने वाला है आपकी रनिंग होने वाली है। तो रनिंग किसकी होगी? अब 2 तरह के कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है। एक जनरल मान लीजिए, आप जनरल मत मान लीजिए, ये कैटेगरी में आप समझ लेंगे। ऐसे मान लीजिए, एक तो हो गए एक्स सर्विसमैन, ईएसएम मान लीजिए, एक्स सर्विसमैन, और एक अदर हो गए। तो एक्स सर्विसमैन जितने भी होते हैं उनकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होता है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ईएसएम का नहीं होता है। बाकी अदर कैंडिडेट का जो है पीईटी होता है। तो इसमें क्या क्या होता है, अब देख लिए। रनिंग में एक कैंडिडेट तो होंगे मेल और एक कैंडिडेट होंगे फीमेल। जो मेल कैंडिडेट है उन्हें 5 किलोमीटर की दौड़ करनी है, 5 किलोमीटर की रनिंग करनी है 24 मिनट में। कितने मिनट में? 24 मिनट में। यानी कि 5 किलोमीटर की दौड़ जो है वो 24 मिनट में करेंगे, और जो फीमेल कैंडिडेट है वो 1.6 किलोमीटर की दौड़ जो है 8.5 मिनट में करेंगे, 8.5 मिनट में। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंतर्गत क्या होगा? रनिंग होगी। मेल कैंडिडेट 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में, और फीमेल 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में कंप्लीट करेंगे। ये केवल क्वालिफाइंग है, इसके कोई अलग से नंबर नहीं है। आगे चलते हैं। इसके बाद क्या होगा? पीएसटी। अगर मैं बात करूं, इसके अंतर्गत होगा पीएसटी का मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड और पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें क्या है? इसमें आपका मेजरमेंट होगा, यानी कि मापन होगा। मेजरमेंट, और मापन किस किस चीज का होगा? आपकी हाइट का मेजरमेंट होगा, आपकी
हाइट का मेजरमेंट होगा, आपके वेट का मेजरमेंट होगा, वेट का, और आपकी चेस्ट का। तो पीएसटी में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में जो है 3 चीजों का मेजरमेंट होगा। मेजरमेंट होगा आपके चेस्ट का, आपकी हाइट का, आपके वेट का। अब हाइट की हम बात करें तो हाइट होगी 170 सेंटीमीटर, यानी कि 170 सेंटीमीटर। जितने भी जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट है, एससी कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस है, वो 170 हाइट चाहिए उनमें। अगर मैं बात करूं मेल की 170 और फीमेल की अगर बात करूं, वो चाहे जनरल हो चाहे ओबीसी हो, तो 157। तो हाइट कितनी होगी एसएससी जीडी के, चाहे जनरल कैंडिडेट हो, चाहे ओबीसी कैंडिडेट हो, चाहे एससी कैंडिडेट हो, एसटी नहीं कहा मैंने, एससी कैंडिडेट हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, अगर मैं मेल की बात करूं तो उसे हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर। और अगर इन कैटेगरी की फीमेल की बात करूं तो उसे हाइट चाहिए 157। तो अब आते हैं एसटी की हाइट कितनी चाहिए। एसटी की हाइट हम बात करें तो 162। अगर मैं एसटी पर चला जाऊं, एसटी के मेल कैंडिडेट की होगी 162.5 सेंटीमीटर। एसटी के मेल कैंडिडेट को हाइट चाहिए 162.5 सेंटीमीटर, और फीमेल को जो हाइट चाहिए वो चाहिए 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर। ये हाइट का मेजरमेंट हो गया। वेट हाइट के अकॉर्डिंग जो है सभी के लिए अलग अलग होता है, वो मेजरमेंट वहां होगा। चेस्ट की अगर मैं बात करूं, चेस्ट की तो जनरल देख लीजिए, चाहे ओबीसी देख लीजिए, चाहे एससी देख लीजिए, चाहे ईडब्ल्यूएस देख लीजिए, तो हाइट की मैं बात करूं तो 80-85 सेंटीमीटर, 80-85 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि अगर हम ऐसे ही माप देखें तो 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फुलाव के बाद यानी कि उसमें हवा भरने के बाद जो है 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर मैं एसटी की बात करूं, एसटी कैंडिडेट की, तो 76 से 80 के बीच में होनी चाहिए। यानी कि जो एसटी कैंडिडेट होता है बिना फुलाव उसके 76 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद हवा भरने के बाद उसका सीना 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट में ये मेजरमेंट नहीं लिया जाता। तो इस तरह से आपने देखा एग्जाम में जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे एक मेरिट लगेगी। मेरिट के बाद जो है पीईटी होगा, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, आपकी रनिंग होगी, और उसी के साथ जो है आपके पीएसटी भी होंगे, यानी कि आपकी हाइट, आपके वेट, आपके चेस्ट का मेजरमेंट होगा। इसके बाद फिर एक मेरिट लगती है, और उस मेरिट के बाद होता है मेडिकल टेस्ट। एग्जाम के बाद जो है आपकी मेरिट लगी, मेरिट के बाद क्या हुआ, यहाँ एक मेरिट लगेगी। इसके बाद आपका क्या हुआ, पीईटी भी हुआ और पीएसटी भी हुआ। पीईटी और पीएसटी होने के बाद में फिर एक मेरिट लगेगी, और इसके बाद जो है आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट को हम क्या बोलते हैं यहाँ, डीएमई। डीएमई, डीएमई का मतलब होता है डिटेल्ड मेडिकल, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन। और इसके बाद एक और बात याद रखना, आरएमई। आरएमई इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिव्यू। रिव्यू का मतलब होता है कोई बच्चा अगर मेडिकल एग्जाम में किसी तरह से अनफिट हो गया तो वो सेम डे, जिस दिन अनफिट हुआ है उसी दिन सेम डे जो है अपील कर सकता है और री मेडिकल के लिए जो है मांग कर सकता है। उसी को हम बोलते हैं आरएमई, यानी कि रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। और इसके बाद जो मेरिट लगेगी वो फाइनल मेरिट लगेगी। इसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो फाइनल मेरिट लगेगी। फाइनल मेरिट जो लगती है वो स्टेट के बेस पर लगती है। हर राज्य की मेरिट अलग अलग होती है, लेकिन मैंने बताया एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, और एसएसएफ, सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स, इनकी जो मेरिट लगती है वो ऑल इंडिया बेसिस पर लगती है। बाकी सारी मेरिट जो है स्टेट वाइज लगती है। स्टेट वाइज भी अगर मैं बात करूं तो किसी भी स्टेट में आप देखोगे तो 3 आधार पर बटा मिलेगा, कोई 2 स्टेट पे मिलेगा, कोई 1 पे। कैसे लगती है स्टेट में, एक तो लगती है जनरल मेरिट, यानी कि जनरल एरिया की, जो सामान्य एरिया है जहां कोई दिक्कत नहीं है। एक लगती है नक्सल एरिया की, नक्सल एरिया, और एक मेरिट लगती है बॉर्डर एरिया की, यानी कि अगर किसी राज्य का
बॉर्डर टच करता है किसी दूसरे देश से तो वहां 3 आधार पर लगती है। जनरल एरिया की मेरिट अलग होगी, नक्सल एरिया की मेरिट अलग होगी और बॉर्डर एरिया की मेरिट अलग होगी। इस तरह से जो है हमारी फाइनल मेरिट बनती है। तो कुल मिलाकर अब हम देखेंगे अगले 2 से 4 मिनट में कि इस एग्जाम को 40 से 42 दिन में क्रैक करने की क्या रणनीति होनी चाहिए। अब देखते हैं, हमने सारी जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर ली। अब इस युद्ध को जीतने के लिए हमारे पास क्या क्या हथियार होने चाहिए। हथियार से मेरे मतलब है कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हम किस बुक को पढ़ें, या यूट्यूब से या किसी ऑफलाइन कोचिंग से या बुक से, जिससे 40 से 42 दिनों में हमारी जो है तैयारी ऐसी हो जाए कि हम फाइनल लिस्ट से बाहर न जाए। हमारा असली उद्देश्य, जो मेन उद्देश्य है, वो केवल जो है रिटन एग्जाम पास नहीं करना है, केवल पीईटी या पीएसटी पास नहीं करना है, डीएमई पास नहीं करना है। हमारा उद्देश्य है फाइनल सिलेक्शन, और फाइनल सिलेक्शन के बाद जीडी की वर्दी पहनकर देश की सेवा करना हमारा फाइनल उद्देश्य है। तो देखते हैं, सब्जेक्ट वाइज समझते हैं कि आखिर क्या तैयारी करनी चाहिए। तो हम देखते हैं, अब एक तैयारी की स्ट्रेटजी समझने से पहले आप देखिए, कोई भी स्टूडेंट्स होगा, यानी कि जो भी कैंडिडेट होगा, उसमें कई तरह के स्टूडेंट्स दिखाई देंगे। एक तो दिखाई देगा एवरेज, एक एवरेज के नीचे और एक एवरेज के ऊपर, अबव। एक तो है औसत से ऊपर और एक है औसत, और एक है औसत से नीचे। कुछ बच्चे इनमें एवरेज या एवरेज से नीचे ऐसे भी होंगे जो फ्रेशर होंगे, जिन्होंने फॉर्म भर दिया है कि देख लेते हैं एग्जाम कैसे होता है, लेकिन हमारी स्ट्रेटजी जो होगी वो अगले साल हम तैयारी करेंगे फुल तैयारी से। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर 40 से 42 दिन में ये जो एवरेज से नीचे हैं, ये एवरेज स्टूडेंट है, जैसा मैं कहता हूं वैसा ही कर लेते हैं, तो आप भी फाइनल सिलेक्शन की दौड़ में आगे आ सकते हैं, यानी कि आप भी फाइनल सिलेक्शन में शामिल हो सकते हैं। तो समझते हैं सब्जेक्ट वाइज आपको क्या क्या करना है। तो मैं यहां बात करूं, पहले सब्जेक्ट की बात करूं, मान लो मैंने कह लिया रीजनिंग। रीजनिंग के आपको पता है 20 क्वेश्चन आने हैं। अब इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने रीजनिंग पढ़ रखी है, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो रीजनिंग नहीं पढ़ रखी, जिन्हें बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं, उन्हें नहीं पता क्लॉक में कैसे जो है घड़ी ठीक होती है, कैसे घंटे और सुइयों के बीच में जो है कौन बनता है, किस तरह से हम जो है एंगुलर डिस्टेंस निकालते हैं, या डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, पासा कैसे निकालते हैं, डाइस। तो बहुत सारे बच्चे, अब जिन्हें ठीक है उन्हें तो केवल एक क्वेश्चन करना है कि रोज जो है एक प्रैक्टिस सेट, जिनकी रीजनिंग पढ़ रखी है उन्हें केवल एक प्रैक्टिस सेट लगाना है, केवल एक प्रैक्टिस सेट। हो सकता है जब वो पहले दिन 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगाएं तो समय 25 से 30 मिनट आ रहा हो। कुल मिलाकर 10 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक आपके एग्जाम है। मैं चाहूंगा कि 9 जनवरी में जब आप टेस्ट लगाएं तो आपका समय ये 17 से 18 मिनट आ चुका हो, यानी कि रीजनिंग के 20 क्वेश्चन में मैक्सिमम आपको 17 से 18 मिनट पर अपना समय लाना है। ये मैंने बताया जो एवरेज है या एवरेज से ऊपर है, जिन्होंने रीजनिंग पढ़ रखी है। अब जिन्होंने रीजनिंग नहीं पढ़ रखी, तो उसमें बहुत सारे चैप्टर तो ऐसे होते हैं जो बेसिक समझ मांगते हैं, यानी कि आप क्वेश्चन को देख देख कर भी जो है सीख सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो में हमें टीचर की या बुक की या किसी भी गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो आपको यहाँ क्या काम करना है, अगर आप ये बच्चे जो बिल्कुल नीचे हैं ब्लो, आप कुछ मत करो, एक घटना चक्र की रीजनिंग की बुक आ रही है, एक घटना चक्र की रीजनिंग की बुक आ रही है, उसका नाम एसएससी जीडी रीजनिंग ही है, एसएससी जीडी रीजनिंग। इसमें क्या है, इसमें आप देखोगे 2015, 2019 और 2021। इन अगर मैं बात करूं 2015, 2019 और 2021, तो लगभग ये 3 साल के जो पेपर है इनमें 84 पेपर बने, यानी कि 84 सेट है, 84 सेट। इस बुक में क्या क्या है, 84 सेट का मतलब है, अब मल्टीप्लाई कर दो 25 से, क्योंकि अब तक 25 क्वेश्चन आते थे। 25 चौके 100 और 25 अट्ठे 200 और 10 210, लगभग 2100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी आपको इसी के थ्रू। ये बुक जो है पेपर वाइज नहीं है, ये बुक जो है चैप्टर वाइज सॉल्यूशन है, यानी कि इनमें से छांट के 84 सेट के क्वेश्चन छांट कर जो है 2015, 19 और 21 के आपको चैप्टर वाइज सॉल्यूशन दिया है। तो जो बच्चा एवरेज है
या एवरेज से नीचे है, वो केवल और केवल इसकी प्रैक्टिस मारे, बार बार प्रैक्टिस करे। अब मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा तो कहना मत कि इसमें ये पूछ रखा था कि राम जो है बाएं मुड़ा अपने मुंह के तो इस दिशा में पहुंच गया, क्योंकि जी बाएं तो क्वेश्चन पूछा नहीं, दाएं पूछ लिया। तो इतना तो आपको सीखना पड़ेगा, उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन देखकर सीखना पड़ेगा। तो रीजनिंग में कोई खासा मेहनत नहीं करनी, आपको जो एवरेज से ऊपर है वो प्रैक्टिस सेट लगाएं। आप इसे भी सोल्व कर सकते हैं, जो एवरेज से ऊपर है वो भी केवल पेपरों का सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये अगर बात करें सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी में भी कोई भी बच्चा जो पढ़ रहा हो किताब अपने लेवल से, कुछ घटना चक्र पढ़ रहे होंगे, कुछ अरिहंत पढ़ रहे होंगे, कुछ अलग अलग जो है कोचिंग सेंटर्स या यूट्यूब के चैनल्स की बुक आ रही हैं उन्हें पढ़ रहे होंगे, कुछ आदित्य पब्लिकेशन पढ़ रहे होंगे। मैं केवल ये बता रहा हूँ 40 से 42 दिनों में जो कमजोर छात्र हैं या एवरेज छात्र हैं उन्हें क्या काम करना चाहिए। तो वो कोई भी बुक जो चैप्टर वाइज सॉल्यूशन हो, या जिस तरह से मैंने घटना चक्र की जो है रीजनिंग की बुक बताई, उसी तरह घटना चक्र की जो है सामान्य हिंदी की भी बुक आ रही है एसएससी जीडी 84 सेट की। तो आप उसे लेकर जो है क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। शुरुआत में मैंने रीजनिंग और सामान्य हिंदी का जिक्र इसलिए किया क्योंकि अगर आप इसमें थोड़ा सा एफर्ट कर देते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि रीजनिंग को 10 मिनट मतलब 1 घंटा दिया, किसी सब्जेक्ट को मैथ को 4 घंटे पढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी सब्जेक्ट की वैल्यू बराबर है। एक मैथ है, मान लो किसी का मैथ कमजोर है, उसे 4 घंटे पढ़कर जो है आप 10-12 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, और अगर रीजनिंग को 1.5 घंटा रोज पढ़ रहे हैं, उसमें से 20 से 20 करने चाह रहे हैं, तो स्ट्रेटजी को आपको बेहतर करनी पड़ेगी। आपकी स्ट्रेटजी कैसे बेहतर होगी? तो ये सामान्य हिंदी और रीजनिंग के मैं क्वेश्चन ये मान रहा हूं कि 40 में से 38 क्वेश्चन आपकी पहुंच में होने चाहिए, आपके दायरे में होने चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है अगर आप रोज एक प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, रोज एक प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, और घटना चक्र की इन किताबों को या किसी भी ऐसी किताबों को जो चैप्टर वाइज सॉल्यूशन हो जिसमें और डिटेल एक्सप्लेनेशन हो आप करते हैं, तो 38 क्वेश्चन कहीं भी आपके बाहर नहीं जाएंगे। अब हम चलते हैं जीके पर या जीए पर, या इसी को कह लीजिए जीएस। बहुत सारे बच्चों के लिए जीके, जीए और जीएस बड़ा सिरदर्द होता है, क्योंकि एक इतना बड़ा ब्रॉड सिलेबस होता है जिसे कम समय में कवर करना बड़ा आसान नहीं, बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसीलिए इसकी स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? अब आपको इसमें हिस्ट्री भी पढ़नी है, आपको पॉलिटी भी पढ़नी है, आपको ज्योग्राफी भी, इकोनॉमिक्स भी, करंट भी, स्टैटिक जीके भी और साइंस भी, तो कम समय में। लेकिन जीके और जीएस ऐसा है जिसने इसके ट्रेंड को समझ लिया, वो इसमें बड़ी आसानी से स्कोर कर सकता है। अगर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हमारे तो बस कैसी 10 क्वेश्चन आ जाए, कोई सोच रहा होगा 15 आ जाए, कुछ सोच रहे होंगे 16 आ जाए, 18 आ जाए, तो इस किताब को तो मैं सब में प्रीफर करूंगा। घटना चक्र की जो एसएससी जीडी के नाम से आ रही है, तो आप चाहें तो यहाँ जीडी वाली मत करना। अगर आपके पास टाइम है, इसमें 2-3 घंटे आप कर सकते हो, तो यहाँ एसएससी जीडी वाली घटना चक्र की किताब मत करना, यहाँ एसएससी वाली सामान्य अध्ययन की किताब करना। और अगर आप एसएससी सामान्य अध्ययन वाली किताब कर गए सारे के सारे, तो करंट को छोड़कर एक भी क्वेश्चन अगर बाहर आ जाए ना, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो पर नेगेटिव कमेंट की भरमार लगा दियो। अगर आप एसएससी सामान्य अध्ययन की किताब कर पाते हैं, मैं फिर कह रहा हूं, करंट को छोड़कर अगर कोई क्वेश्चन बाहर चला जाए, हुबहू क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन भले ही वो लैंग्वेज चेंज कर लें, लेकिन वहीं से होगा। तो आपके पास अगर समय है, कर सकते हैं, तो वहां से करें। अब लास्ट आते हैं मैथ पर। मैथ आपको पता है, अगर मैं एसएससी के सभी एग्जाम की बात करूं, तो पिछली बार को छोड़ दूं तो थोड़ा सा जो है आप कैलकुलेटिव मैथ पूछ लिया था, तो मैथ आसान आता है। यानी कि एडवांस मैथ के तो क्वेश्चन लगभग 0 के बराबर होते हैं, कभी कभार पूछ भी लेते हैं, तो वो बड़ा आसान पैटर्न होता है, आसान तरीके से होता है। अब मैथ में जिस तरह से भी आप तैयारी कर रहे होंगे, मैं तो ये कह रहा हूँ जिसका बेस है वो छोटा RS अग्रवाल ही पढ़ लें, काफ़ी है। आप किसी को भी जो है कोई भी एक किताब पढ़ लें, आप गाइडनुमा किताब पढ़ लें। इवन आप कुछ भी ना करें तो घटना चक्र की ऐसी किताब मैथ की, घटना चक्र की एसएससी मैथ नहीं बता रहा मैं, कभी उसे पढ़ने के चक्कर में फ्रस्ट्रेट हो जाओ और बर्बाद हो जाओ। मैं कह रहा हूँ जीडी वाले बच्चे एसएससी जीडी के मैथ के नाम से घटना चक्र की किताब आ रही है, उसे पढ़ें। और जो बच्चे जिनका मैथ अच्छा है वो तो कुछ भी करें। तो मैं केवल कमजोर बच्चों की बात बता रहा हूँ। अब सवाल है कि हम अपने चैनल से आपकी एसएससी जीडी की तैयारी में क्या मदद कर सकते हैं। तो मैं बहुत जल्द, लगभग अगले वीक से मान के चलो, जब आपके एग्जाम के 40 दिन रह जाएंगे,
तो 40 दिन में मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस सेशन लेकर आ रहा हूँ, जो हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेशन होगा। वो जीएस का भी होगा, वो मैथ का भी होगा, वो रीजनिंग का भी होगा, वो हिंदी का भी होगा। डेली हमारे चैनल के माध्यम से एक मॉक टेस्ट होगा, एक मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट पूरा 80 क्वेश्चन का होगा और इसमें जो है उसी लेवल के क्वेश्चन रखे जाएंगे, ना लेवल नीचे गिराया जाएगा, ना लेवल बहुत ज्यादा रखा जाएगा कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाए। 80 क्वेश्चन के मॉक टेस्ट और सभी क्वेश्चनों के यानी कि सभी सब्जेक्ट की क्वेश्चन सीरीज के साथ विद एक्सप्लेनेशन मैं आपके साथ जल्द आ रहा हूं अपने इस चैनल पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको लगता हो कि इस चैनल पर आपके काम की चीजें हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीरेंद्राज क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इसी नाम से वीरेंद्राज क्लासेस के नाम से ही, वीरेंद्राज अपोस्ट्रोफी एफ ना लगाना भूलें, क्लासेस। अगर आप अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे तो 3-4 चैनल दिखेंगे, लेकिन अगर आप अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो आपको केवल वीरेंद्राज क्लासेस का चैनल दिखेगा। उसके लोगो में बागपत भी लिखा होगा, आप उसे जो है सब्सक्राइब करें और सारी पीडीएफ या सारी जानकारी पाने के लिए वीरेंद्राज क्लासेस का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम की है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप जैसे और एवरेज बच्चों का बेहतर हो सके, उनके साथ कुछ अच्छा हो सके तो इस चैनल को जो है शेयर करें। मैं अगली वीडियो के साथ आपसे बहुत जल्द मिलता हूं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।